exercise 1.3, and in this exercise we have to cover 4 topics: quantifier, dual, negation, converse, inverse and contrapositive. We will start with quantifiers. So students, there are 2 types of quantifier. One is universal and second one is existential. Universal means for all, and its symbol is V, and then you have to cut like this. And existential means there exist, and its symbol is this. Now the statement where we use quantifier, जहाँ पर हम quantifier को use करते हैं उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अब क्या होते हैं ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स? इसमें पहले आता है कलेक्शन और उसके बाद में आती है कंडीशन। समझते हैं कैसे? कलेक्शन मीन्स कोई सेट, जैसे हमने लिख दिया देयर एग्जिस्ट, ये क्वांटिफायर लिखा। अब हमें लिखना है कलेक्शन। कलेक्शन है हमारा सेट है नेचुरल नंबर, तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये हो गया कलेक्शन। अब कंडीशन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सिमिलरली अब हम यूनिवर्सल का यूज करते हैं फॉर ऑल। क्वांटिफायर, कलेक्शन लिखा एंड देन कंडीशन। सो क्वांटिफायर या क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में क्या होता है? पहले क्वांटिफायर आता है, देन कलेक्शन आता है एंड देन कंडीशन आती है। अब हमें क्या करना है? हमें इनके ट्रुथ वैल्यूज बतानी है कि ये जो हमने 2 स्टेटमेंट लिखे हैं ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसे कैसे चेक करेंगे? तो इधर देखो, यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू होता है। कब होता है ट्रू? इफ ऑल द वैल्यू फ्रॉम द कलेक्शन, जो भी हमने कलेक्शन लिया है, अगर इसकी सभी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी तो ही ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? अब इस कंडीशन के लिए कौन सी कंडीशन है ये? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। इसमें सिर्फ 5 ही ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। कोई दूसरा रख कर देखो, ये तो 25 नहीं आता, सेटिस्फाई नहीं होता। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसे फॉल्स। लेकिन देयर एग्जिस्ट में क्या होता है? देयर एग्जिस्ट मतलब भाई एक वैल्यू भी सेटिस्फाई हो गई तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। और अभी हमने देखा x इक्वल टू 5 रखने पर क्या होता है? ये सेटिस्फाई। तो इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें डिटरमाइन करना है ट्रूथ वैल्यू। हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स, और ये सभी स्टेटमेंट कैसे है? क्वांटिफाइड। स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था सभी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में पहले क्या रहता है? कलेक्शन, और उसके बाद क्या रहता है? कंडीशन। नाउ यहाँ पर ए, ये है हमारा कलेक्शन, क्योंकि x बिलोंग्स टू a, सभी में a दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? कलेक्शन। और इसके आगे जो लिखा है ये है हमारी कंडीशन। तो पहला देखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 12। और तुमने देखा यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कब? जब ये सभी वैल्यूज, इसको कंडीशन कौन सी है? ये। जब इस कंडीशन को सभी वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी तभी ये क्या होगा? ट्रू। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? फॉर
ऑल। तो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस कलेक्शन में ओनली 12 इज द इवन नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स, इट हैज ट्रूथ वैल्यू f। इसकी f वैल्यू क्या है, बिकॉज ओनली 12 satisfies the given condition। सिर्फ 12 भी एक ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये सभी इसको सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। कम टू नेक्स्ट वन, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब एक भी वैल्यू अगर ए में से इस इक्वेशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी तो ये ट्रू हो जाएगा। है क्या कोई वैल्यू, चेक करते हैं। x माइनस 8 इक्वल टू 1, तो x कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8 दैट इज 9। है क्या 9, चेक करो, यस। x 9 ए में है, ए में है मतलब इस कलेक्शन में है, तो हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 9 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन x माइनस 8 इक्वल टू 1। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, is the truth value is true। Now again the next one is for all। for all मतलब ये true कब होगा, जब 3, 5, 7, 9, 11, 12 ये 6 नंबर्स हैं, 6 के 6 इस कंडीशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई। चेक करते हैं, अगर नंबर ऑड है जैसे 3 का स्क्वायर 9, x की जगह 3 रखते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3, सो 9 प्लस 3 कितना, 12, इवन है। 5 स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 5, 30, अगेन इवन। 7 रखोगे इवन आएगा। कोई भी ऑड नंबर रखकर देख लो कितना आएगा, 11 रखकर देखते हैं, 121 प्लस 11 132, इवन है। और 12 इवन नंबर का स्क्वायर में इवन ऐड करोगे तो भी इवन आएगा। तो हमने देखा कि ए में सभी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, ऑल वैल्यूज। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल x बिलोंगिंग टू ए सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज ट्रू। नेक्स्ट वन में क्या है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब ए में से एक भी वैल्यू अगर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये ट्रू होगा। ये फॉल्स किस कंडीशन में होता है, जब एक भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो एक्स बिलोंगिंग टू ए सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, सो देयरफॉर इट इज फॉल्स, क्योंकि इनमें से एक भी नंबर इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट वन फॉर ऑल है। फॉर ऑल का मतलब ये ट्रू कब होने वाला है, जब सभी वैल्यूज इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो सॉल्व करके देखते हैं, 2x 14 माइनस 9, 5 x ग्रेटर देन 5/2, x ग्रेटर देन 2.5। x की वैल्यू 2.5 से ग्रेटर होनी चाहिए। x बिलोंग्स टू a, है क्या ऐसी वैल्यूज, सभी वैल्यूज हैं, ये 3, 5, 7, 9, 11, 12, ये सभी वैल्यूज ए में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी की सभी क्या है, 2.5 से ग्रेटर।
इसका मतलब क्या हुआ, ऑल वैल्यू सेटिस्फाई करती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू। नेक्स्ट टॉपिक इज डुअल, डुअल ऑफ अ स्टेटमेंट पैटर्न। बहुत ही इजी एकदम। क्या करना है इसमें, डुअल, किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का डुअल हम कैसे हमें मिल सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये साइन है एंड का, कंजंक्शन, इसे हमें चेंज करना होगा और में, और अगर और का साइन है तो उसे एंड में, मतलब इंटरचेंज, एंड है तो और लिखेंगे, और है तो एंड लिखेंगे। ये टी का मतलब होता है टोटोलॉजी। अगर कहीं पर टी लिखा हुआ दिखाई दे तो उसको सी लिख दो, और सी है तो उसको टी लिख दो। मतलब टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी। अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न में कैपिटल टी आ जाता है ट्रू, तो उसे फॉल्स लिख दो, और फॉल्स एफ है तो उसे टी लिखना है। सिमिलरली 1 को 0 लिखना है, 0 को 1। अब इसमें क्या चेंजेस नहीं होते, नेगेशन साइन एज इट इज रहेगा, इम्प्लाइज का साइन एज इट इज रहेगा, बाय इम्प्लाइज का साइन एज इट इज रहेगा। चेंजेस सिर्फ इतने ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका डुअल लिखना है, डुअल। तो इसका डुअल क्या होगा, पी, ये और है, एंड का और, इसका डुअल और, क्यू और आर, इसका डुअल पी एंड क्यू और आर एंड एस। डुअल ऑफ दिस पी और, नेगेशन को चेंज नहीं करते, नेगेशन का नेगेशन ही रहेगा। नेक्स्ट में सी लिखा है तो सी की जगह टी आएगा, और की जगह एंड आएगा, एंड के प्लेस पर और आएगा, और के प्लेस पर एंड आएगा। नेक्स्ट इज नेगेशन का नेगेशन ही रहेगा, और का एंड का और, एंड का और टी का हमने लिख दिया सी। तो ये हो गया डुअल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। इट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड फ्रॉम द एक्सरसाइज। थर्ड वन, नेगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। सपोज कोई स्टेटमेंट है, रोम इज इन इटली, तो इसका नेगेशन क्या होगा, सिंपली वी हैव टू ऐड नॉट ऐड कर देना। तो हम क्या लिखेंगे, रोम इज इन इटली, नेगेशन इज रोम इज नॉट इन इटली। लेकिन कुछ अलग से आए तो उसके लिए रूल्स है। जैसे अगर ऑल आता है तो ऑल को चेंज करना है सम में, और सम आया तो उसकी जगह लिखना है ऑल। ऐसे देयर एग्जिस्ट को चेंज करना है फॉर ऑल में, और फॉर ऑल को चेंज करना है देयर एग्जिस्ट। अगर स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन आए तो उसे लिखना है नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन आए तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन का साइन आए तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो इधर इक्वल टू साइन नहीं आएगा, और अगर इधर नहीं है तो इस साइड में इक्वल टू साइन आएगा। तो रूल्स है जो आप सभी को याद करने हैं। अब ये रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे सेकंड में, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, तो इतना तो फिक्स है कि हमें नॉट तो लिखना ही है। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। लेकिन ये जो ऑल है इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा सम। ऐसे ही यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट को जब हम नेगेशन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर ऑल, और ये इक्वल टू का साइन इसकी जगह लिखेंगे नॉट इक्वल टू। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ वन, P क्या है, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11। तो जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो x प्लस 8 ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 11. Next we'll take negation of now compound statement. So these are the rules to find out negation of compound statement. First is negation of conjunction, sorry disjunction, P or Q, negation of, this is disjunction. So it is negation P
नेगेशन क्यू, दोनों का अलग अलग नेगेशन, और का हम क्या लिख देंगे, एंड। ऐसे ही अगर बीच में एंड होगा तो वो क्या हो जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट का अलग अलग नेगेशन। इन रूल्स को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ फॉर नेगेशन। नाउ थर्ड इज फॉर इम्प्लीकेशन, P implies Q। अगर इसका नेगेशन निकालना है तो क्या रूल है, P एंड नेगेशन Q, और बाय इम्प्लाइज आएगा तो P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। नेगेशन के लिए चारों रूल्स याद होने चाहिए, 4 रूल प्लस फिफ्थ वन इज दैट नेगेशन ऑफ नेगेशन P, 2 बार लेते हैं तो वापिस क्या आता है, P। तो चलो अब इन सबको समझते हैं हम एग्जाम्पल लेकर। सपोज हमें नेगेशन निकालना है इसका, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। इसमें मिल्क इज वाइट, दिस इज P, इसे P मान लेते हैं। ग्रास इज ग्रीन, इसे Q मान लेते हैं। तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गई, P, कनेक्टिव क्या है, और Q, तो ये डिसजंक्शन है। इसका नेगेशन, रूल नंबर 1, P का नेगेशन, Q का नेगेशन, और की जगह पर क्या लिखेंगे, एंड। तो अब इसको हम वर्बल फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, P का नेगेशन, तो क्या आएगा, मिल्क इज वाइट का क्या हो जाएगा, मिल्क इज नॉट वाइट। बीच में और कुछ चेंज करना है, एंड। सो मिल्क इज नॉट वाइट एंड grass is not green. This is the negation of the given compound statement. अब इसी में हम चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर और नहीं है और की जगह लिखा है एंड, मतलब ये है डिसजंक्शन। अब हम इसका नेगेशन, अब ये है कंजंक्शन, एंड है मतलब कंजंक्शन, तो इसका नेगेशन लेना है। व्हाट इज P, मिल्क इज वाइट, Q, ग्रास इज ग्रीन। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, P एंड Q। अब रूल हमें पता है P एंड Q का, P का नेगेशन, Q का नेगेशन, बीच में क्या हो जाएगा, और। तो इसको वर्बल फॉर्म में लिखेंगे, मिल्क इज नॉट वाइट, ग्रास इज नॉट ग्रीन, और एंड के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ऑन। तो जो हमने 2 एग्जांपल्स देखे, इसमें हमने फॉलो किया डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ थर्ड वन इज इम्प्लीकेशन, P implies Q। इफ मिल्क इज वाइट देन ग्रास इज ग्रीन। इम्प्लीकेशन में क्या करते हैं, इफ P then Q, if milk is white then grass is green, so P is milk is white, Q is grass is green। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गई, P implies Q। अब हमें लेना है इसका नेगेशन, तो रूल क्या है, P एंड नेगेशन Q। तो अब वर्बल फॉर्म में लिखते हैं, पहले लिखना है P एज इट इज, मिल्क इज वाइट, फिर क्या लिखना है, एंड नेगेशन Q मीन्स ग्रास इज नॉट ग्रीन। तो ये तैयार हो गया इसका नेगेशन। इफ मिल्क इज वाइट देन ग्रास इज ग्रीन का, मिल्क इज वाइट एंड ग्रास इज नॉट ग्रीन। फाइंड द नेगेशन ऑफ मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ grass is green. So here P is milk is white, Q is grass is green, if and only if मतलब P by implies Q. Now we have to find out its negation. So negation of P by implies Q is P and negation Q or Q and negation P. तो कैसे लिखेंगे इसको वर्बल फॉर्म में, P, milk is white and negation Q means grass is not green, or
Q means grass is green and milk is not white. So स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर अगर हमें किसी का भी नेगेशन लिखना है, स्पेशली कंपाउंड स्टेटमेंट, तो ये हमें रूल्स ऑफ नेगेशन ये सब हमें याद होने चाहिए. इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करके इनका नेगेशन लिख सकते. नेगेशन समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेकर. फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द नेगेशन ऑफ x + 8 ग्रेटर देन 11 और y - 6 = 6, 3 = 6. इसे अगर हम p मानते हैं, इसे हम q लेते हैं, तो ये हो गया p और q. अब हमें निकालना है इसका नेगेशन. तो इसका नेगेशन क्या होगा? डिमॉर्गन्स लॉ से p का नेगेशन, q का नेगेशन और को क्या लिख देंगे? n. तो वर्बल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x + 8 ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन को क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेगेशन. तो ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू, और को क्या लिखेंगे? एंड. y - 3 = 6, इसका नेगेशन क्या होगा? y - 3 नॉट इक्वल टू 6. नेक्स्ट पे आते हैं. अगर हम इसे p लेते हैं और इसे लेते हैं q, तो ये क्या हो जाएगा? p एंड q. हमें लेना है इसका नेगेशन. क्या है रूल? p का नेगेशन लिख दो, q का नेगेशन लिख दो और एंड को क्या लिख दो? और. तो वर्बल फॉर्म में लिखते हैं नेगेशन. क्या हो जाएगा ये? p का नेगेशन 11 लेस देन 15, इसका नेगेशन 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 15. लेस देन 15 का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 15. एंड का क्या हो जाएगा? और. 25 ग्रेटर देन 20, इसका नेगेशन 25 लेस देन इक्वल्स टू 20. थर्ड वाला देखते हैं. देयर एग्जिस्ट, रूल के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट को क्या लिखा जाता है? फॉर ऑल. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x - 17 लेस देन 20 में क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20. फोर्थ वन, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग. तो इसका नेगेशन इट इज नॉट कोल्ड. एंड वाला अभी हमने किया. p का नेगेशन, q का नेगेशन. इट इज नॉट कोल्ड. रेनिंग का क्या हो जाएगा? नॉट रेनिंग. और एंड का क्या हो जाएगा? और. तो इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग. लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि मीनिंग है उस सेंटेंस का या नहीं, वो हमें ध्यान में नहीं रखना है. हमें सिर्फ टेक्निकली लिखना है. जहाँ पर एंड है वहाँ पर एंड आना चाहिए, जहाँ पर और है वहाँ पर और आना चाहिए. वो स्टेटमेंट मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस, ये देखना हमारा काम नहीं. स्टूडेंट्स, फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट. p implies q का कन्वर्स कैसे लिखते हैं? कन्वर्स मीन्स उल्टा करना है. p implies q, तो इसका कन्वर्स हो जाएगा q implies p. ये याद करने वाली बात है. इनवर्स, इनवर्स में पोजीशन सेम रहेगी. p अपनी जगह पर रहेगा, q अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ दोनों में नेगेशन हो जाएगा दोनों का. और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पोजीशन भी चेंज करेंगे और उनका नेगेशन भी लिखेंगे. तो ये तीनों हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से. एग्जाम्पल लेते हैं. इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस. तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने यूज किया है इफ और देन का. तो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट. यहाँ पर इफ के बाद जो भी आएगा, दिस वन, दिस इज p, तो p क्या हो गया? वोल्टेज इंक्रीजेस. और देन के बाद जो भी आएगा दैट इज q.
करंट डिक्रीजेस। तो कन्वर्स में हम क्या करते हैं, पोजीशन को इंटरचेंज, P की जगह Q लिखना है, Q की जगह P लिखना है। इसका मतलब इफ के बाद Q लिखेंगे, देन के बाद P लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ Q, इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस। नेक्स्ट वन, इनवर्स में पोजीशन चेंज नहीं करनी है, तो क्या लिखेंगे, इफ पोजीशन सेम, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, देन करंट डज नॉट डिक्रीज। मीन्स पोजीशन दोनों की सेम रहेगी, सिर्फ नॉट दोनों का नेगेशन लिखना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव जिसमें पोजीशन को भी इंटरचेंज करना है और नेगेशन लिखना है। तो इफ नेगेशन क्यू मीन्स इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेस देन voltage does not increases. So in this way we have almost covered exercise 1.3, concept of exercise 1.3, and exercise also almost each and every question we have covered. So that's all for this video. We'll meet in next video with exercise 1.4. Thank you students. Keep watching and keep learning.